वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ एपिसोड 3। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रजा फ्रॉम क्रिप्टो कानून। इसके पहले हमने 3 पार्ट्स रिलीज किए थे जहां पे हम अलग अलग टॉपिक्स के बारे में मिस्टर रजा के साथ डिस्कस किया था और उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। आप उन्हें क्लिक करके उन वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा अलग अलग चीज़ों के बारे में। इस वीडियो में हम 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले। एक है डिफरेंसेस बिटवीन अ यूटिलिटी टोकन एंड अ सिक्योरिटी टोकन। सिक्योरिटी टोकन क्या होता है, यूटिलिटी टोकन क्या होता है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है, ये एक पार्ट एक्सप्लोर करेंगे। द सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज कि लीगल टेंडर ये चीज़ एग्जैक्टली होती क्या है। लीगल टेंडर स्टेटस क्या इंडिया में क्रिप्टो को कभी मिल पाएगा। मिस्टर अरुण जेटली ने स्पीच में 2018 में कहा था कि क्रिप्टो और बिटकॉइन डज नॉट हैव अ लीगल टेंडर स्टेटस इन इंडिया। तो क्या ये कभी हो पाएगा, क्या लीगल टेंडर स्टेटस मिल पाएगा? आइए जानते हैं मिस्टर रजा से इसके बारे में। इसके अराउंड कुछ people are kind of concerned कि what is the difference between a utility token and a security token? So, and how do kind of people understand that? Yeah. तो बेसिकली देखिए क्या है कि यूटिलिटी टोकन्स भी ना एक्चुअली में एक सिक्योरिटीज ही है, ठीक है। Okay. अगर आप समझिए बात, सिक्योरिटीज होता क्या है कि मैं एक आदमी हूँ या मेरी एक एंटरप्राइज है, राइट, XYZ, ठीक है, राइट, और मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया, राइट, और वो आइडिया काम करेगा और उस आइडिया का ये रेवेन्यू मॉडल है, ये टीम है, ये एक्सपर्टीज है, ये सारा मैंने एक मॉडल बनाया। और उसके बाद मैंने बोला कि जो लोग इसमें मेरे को पैसे की जरूरत है, तो मैंने लोगों से एक एडवर्टाइज किया, अपने मॉडल को अप्रोच किया और उनसे पैसे इकट्ठे किए, राइट। पैसे इकट्ठे करने के बदले में मैंने उन्हें एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया, राइट, कि यार ठीक है, तुम्हारी इस कंपनी के अंदर जितने तुमने पैसे दिए उतनी हिस्सेदारी हो गई, राइट। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हाथ में, वो बेसिकली सिक्योरिटी, राइट। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिशनल, अगर मैं वर्ल्ड में एक सर्टिफिकेट देता, डिजिटल वर्ल्ड में मैंने एक टोकन दे दिया, राइट। तो वो टोकन क्या कर रही है? तो मेरी यहाँ पे कंपनी की इंटेंशन थी पैसा इकट्ठा करने की, ठीक है, और जो बायर, जो उस टोकन जिसने पैसा दिया, उसकी इंटेंशन ये थी कि ये जो टोकन मैं ले रहा हूं, ठीक है, इससे मेरी इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बन गई, और जब ये कंपनी काम करेगी और प्रॉफिट अर्न करेगी, तो मेरा जो टोकन, जो मेरे हाथ में जो टोकन है या मेरे हाथ में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी वैल्यू भी ग्रो करेगी, राइट। तो इंटेंशन यहाँ पे सब चीजें डिफाइन कर रही है। इंटेंशन का मतलब है, फिर से मैं डिफाइन कर देता हूं, पैसा लेने वाले को पैसे की जरूरत थी, राइट, उसने जनरल पब्लिक से पैसा लिया, जनरल पब्लिक ने जो पैसा दिया उसकी इंटेंशन ये थी कि कल को जो कंपनी है ये ग्रो करेगी, तो ये प्रॉफिट अर्न करेगी, तो एक तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड्स मिलेंगे, राइट, या मैं इस टोकन को या इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कल को ट्रेड भी कर सकता हूं, राइट, मतलब किसी को बेच भी सकता हूं, राइट। तो ये यहाँ पे डिफरेंस समझ लिया। तो ये अगर आपके हाथ पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या वो टोकन है, वो सिक्योरिटी के उसमें फॉल करता है। अब कई लोगों ने इसको सिक्योरिटी से बचने के लिए, उस डोमेन से बचने के लिए उसे यूटिलिटी वर्ड दे दिया कि जी हम तो सिक्योरिटीज है ही नहीं, right. हमारा तो जो टोकन है वो तो यूटिलिटी है। मतलब सपोज करिए कि मैं गेमिंग पोर्टल हूं, ठीक है, मैंने एक टोकन इशू किया कि ये टोकन आप गेम्स खेलने में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इससे आप मेंबरशिप ले सकते हैं, गेम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको नई गेम्स में डिस्काउंट मिल सकता है, उसकी डिफाइन कर दी उसकी यूटिलिटी, राइट। लेकिन अल्टीमेटली वहां से डिफाइन नहीं हो रही सिक्योरिटी कि वो टोकन की यूटिलिटी है कि नहीं। सिक्योरिटी डिफाइन हो रही है कि मेरी जो इंटेंशन थी कंपनी की, वो इंटेंशन थी पैसा इकट्ठा करने की लोगों से, राइट, और बदले में मैंने उन्हें एक टोकन दिया, ठीक है। उस टोकन का इस्तेमाल तो है ही कंपनी की साइट पे या पोर्टल पे, लेकिन जिस आदमी ने लिया उसकी एक इंटेंशन ये भी थी आपको पैसा देने की कि आपका जो टोकन का जो एप्रिसिएशन होगा वैल्यू में, राइट, और मैं इसको बेच भी सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ, बाय भी कर सकता हूँ, ट्रेड एक्सचेंज, राइट।
राइट राइट। तो ये यहाँ पे जरूरी है इसको समझना। तो क्योंकि अगर कोई चीज एयर ड्रॉप होती है, जैसे ऐसा होता है कि कोई एक स्पेसिफिक कॉइन अगर आप होल्ड कर रहे हो, जैसे इथेरियम अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे कोई लोग सीधा एयर ड्रॉप कर दे रहे हो उस कॉइन को, ठीक है। और जो भी इथेरियम वॉलेट्स में एक्सचेंजेस पे दोस पीपल हैव एंड दो एक्सचेंजेस दैट आर सपोर्टिंग, उनके वो वॉलेट में वो कॉइन आ जाता है। जैसे तो उस केस में वुड दैट बी स्टिल अ सिक्योरिटी और हाउ वुड इट वर्क? लाइक इट्स मोर लाइक अ फ्री शेयर मेरे को मिल रहा है कि मेरे पास रिलायंस का शेयर है तो मेरे को टाटा का शेयर फ्री मिल जा रहा है, या कोई रैंडम कंपनी एक्सवाईजी कंपनी का शेयर फ्री मिल रहा है, तो वुड दैट स्टिल बी अ सिक्योरिटी? एंड तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आपको कई बार विंडफॉल गेन होते, लॉटरी लग जाती है, ठीक है। तो आपके आपके आपकी आपने नहीं चाहा था कि आपको ये टोकन मिले, आपको एक टोकन आपके पास था, उसके बदले में आपको विंडफॉल गेन हो गया, राइट। तो एक तो आपके ऊपर विंडफॉल गेन का जो, अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी है तो विंडफॉल गेन के अंदर जो आपकी जो टैक्सेशन लॉज है वो आपके लग गए, राइट। और वो जो कॉइन है जो पर्टिकुलरली आपके पास आया है, तो वो किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी ने लॉन्च किया था किसी टाइम पे, राइट। तो है तो वो सिक्योरिटी, अब वो आपके पास आ गई है, ठीक है। तो इट डजंट टेक अवे एनीथिंग कि वो सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी तो वो टोकन पर्टिकुलर है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, डिबेट इस बात का है कि सिक्योरिटीज दो तरह की हो गई, ठीक है। एक, बिटकॉइन और इथेरियम आर नॉट सिक्योरिटीज, इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सिक्योरिटीज है। ये अमेरिका के अंदर भी डिबेट चल रही है, और अगर आप दुनिया में चाहे वो इंडिया में भी अप्लाई करो, सिक्योरिटीज का अगर आपने क्लियर कर लिया, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन को क्लियर कर लिया, तो इट विल बी इजियर फॉर द लॉ मेकर एंड फॉर द पीपल ऑफ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। देखिए बिटकॉइन और इथेरियम, बिटकॉइन एक तो कोई फाउंडर नहीं था, ठीक है, उसने कोई इनविटेशन नहीं दिया जनरल पब्लिक को कि मुझे पैसा दो, उसने कोई इनविटेशन नहीं दिया कि आओ इसमें इन्वेस्टमेंट करो, राइट। कोई उसने एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली, कोई उसका फाउंडर नहीं है, कोई उसकी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई भी उसके अंदर जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। माइनिंग के अंदर भी चेंज, कुछ भी उसके अंदर प्रोटोकॉल में चेंजेस होने वो कंसेंसस से होंगे, जो माइनर्स हैं वो भी उसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन कर सकता है, तो किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का उस पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। और जिसने भी बिटकॉइन खरीदा, राइट, उसने इस इंटेंशन से नहीं खरीदा कि मैं इसके अंदर जी मेरे को बिटकॉइन कुछ पैसे वापस करेगा, मेरे को बढ़ा के देगा। उसने बिटकॉइन को खरीदा स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, राइट, या तो स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए लिया, या उसने उसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट के लिए लिया, राइट। सारी चीज या इंटेंशन से रिलेटेड है, राइट। तो बिटकॉइन डजंट फॉल इनटू दैट, राइट, डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी। देन आपका आ जाता है इथेरियम। इथेरियम को लॉन्च तो उसको बैक तो किया था एक बंदे ने, लेकिन इवेंचुअली जब वो सिस्टम ग्रो करता रहा वो कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, राइट। आज उसके अंदर उसके अंदर आप कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकता है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, कंसेंसस बेस्ड है, उसके अंदर फोक भी होता है तो वो कंसेंसस बेस्ड है, उसके अंदर वो उसकी जो इथेरियम के अंदर कोई भी बंदा ना वो एडवर्टाइज करता है कि भैया आओ पैसा चाहिए मुझे, तो बेसिकली बाकी जितने भी कॉइन्स हैं सेंट्रल अथॉरिटी है, पता है कि किसका है। उसने जैसे बीएनबी का एग्जांपल ले लेते हैं, भाई बाइनेंस एक आईसीओ था, उसने 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 इनविटेशन दिया था पहले कि भैया मैं कल को एक्सचेंज लॉन्च करूंगा, मैं ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लॉन्च करूंगा, आओ मुझे पैसा दो। लोगों ने इन्वेस्ट किया, वो आज उनकी जिसके हाथ में बीएनबी है, आज दे हैव बिकम मल्टी मिलियनर्स, राइट। कितने सेंट्स के अंदर लॉन्च हुआ और आज कितना $8-9 चल रहा है उसका लेटेस्ट, राइट। तो आज वो जो है वो एक सिक्योरिटी है, क्योंकि कंपनी अच्छा कर गई, आज जिसके हाथ में टोकन है वो उसको ट्रेड करता है तो उसको पैसे मिलते हैं, राइट। तो दैट्स अ प्योर सो देयर आर जो डिसेंट्रलाइज्ड चीजें हैं, डिसेंट्रलाइज्ड टोकन्स हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया या डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स है, और जो सेंट्रलाइज्ड है, इनमें अगर डिफरेंस क्रिएट कर दिया रेगुलेटर ने, तो इट विल बी इजियर फॉर द रेगुलेटर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि सिक्योरिटीज में कौन फॉल कर रहा है और सिक्योरिटीज में कौन नहीं फॉल कर रहा है। राइट। ये मतलब
So the thing is, it's even hard for regulators to kind of differentiate that. मतलब अभी ऐसा है कि regulators के around भी उतना वो चीज है, तो for a common becomes a lot more far-fetched कि यार देखो, तभी तभी जापान ने सही बोला ना, वो जापान का जो एफएसए का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उसने बोला कि इट इज नॉट द जॉब ऑफ ब्यूरोक्रेट्स टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो एंड इट इज नॉट पॉसिबल आल्सो, राइट? सो हम तो जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको तो बना सकते हैं, बट क्रिप्टो का काम कर लेने दो, गिव देम द फ्रीडम टू सेल्फ रेगुलेट देमसेल्व्स इन वेरियस एस्पेक्ट्स, राइट? That's the right way to kind of do it. मतलब वही है कि वहाँ पे जहाँ पे self regulating entities है और they also kind of want the best out of that कि investor production होना चाहिए, गलत काम रुक जाने चाहिए, and people are kind of open for the long term कि long term ज़्यादा adoption किस वे से हो सकता है उसके around will kind of go. क्या आपको लगता है कि पेमेंट्स जैसी चीज, मतलब जिसके थ्रू एक लीगल टेंडर का स्टेटस मिल सकता है, जैसे जापान में यू कैन एक्सचेंज क्रिप्टो एंड गेट इन गुड, वो चीज इंडिया में हो सकती है? क्या आपको लगता है पर्सनली फ्रॉम एन ओपिनियन स्टैंड पॉइंट क्या वैसा चीज हो सकता है? और अगर होगा तो मतलब व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट? ओके, लीगल टेंडर, ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने, लीगल टेंडर। तो एक्चुअली हमने भी जब सुना तो हमें भी पता नहीं था, कि मुझे नहीं पता था कि लीगल टेंडर होता क्या। तो मैं मोहम्मद दानिश ने मुझे आई थिंक इस पे काफी समझाया, काफी क्लास ली मेरी, तो मुझे समझ में आया कि ओके और बड़ा इंटरेस्टिंग है। लीगल टेंडर को अगर समझ लिया तो आपको पूरी एक सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि ओके ये हाउ लीगल टेंडर है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो लीगल टेंडर इज बेसिकली an official mode of payment. Okay. Official mode of payment. इसको ब्रेक करके चलते हैं। Legal tender is an official mode of payment. Okay. Right? Recognized and controlled by the government. Okay. Right? Okay. Recognized and controlled by the government, which can be used to extinguish public or private debt. Okay. ओके, ठीक है। अब इसको इस तरीके से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसको इस तरीके से समझिए कि लीगल भाई कोई भी ऐसा मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है भाई, जिसको सपोज करिए करेंसी है आज की डेट में, करेंसी या कॉइन्स जो हमारे पास जो होते हैं, तो ये जो है इसका ये ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट है। मतलब मैं और आप आपस में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट? ठीक है, राइट। मैं आपसे कोई चीज, आपकी शर्ट अच्छी लग रही है तो मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे शर्ट दे देंगे, राइट? ऑफिशियल मोड ऑफ पेमेंट है। कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? प्रिंट कौन कर रहा है? गवर्न कौन कर रहा है? इसकी पॉलिसी कौन बना रहा है? ठीक है, गवर्नमेंट बना रही है। और भाई और ये एक किसी भी डेट को एक्सटिंग्विश कर रहा है। मतलब जैसे सपोज आपने मुझे 100 रुपए दिए, ठीक है, राइट? तुम मैं डेटर हो गया, आप क्रेडिटर हो गए, राइट? आपके अकाउंट में डेट खड़ा हो गया, राइट? जब मैंने आपके 100 रुपए वापस कर दिए तो डेट एक्सटिंग्विश हो गया, राइट? खत्म हो गया, राइट? आई होप आई वाज एबल टू मेक इट अ लिटिल इजी, राइट? हाँ, राइट। सो दिस इज व्हाट इज लीगल टेंडर। अब बात करते हैं कि लीगल टेंडर सरकार अपने हाथ में क्यों रखती है, और ये हमेशा रखेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिटकॉइन को या क्रिप्टो को लीगल टेंडर की मान्यता मिल जाएगी। शायद ही ऐसा कोई देश बनेगा दुनिया में, क्योंकि अगर जापान जो सबसे ज्यादा इसके फॉरवर्ड लुकिंग है, उसने भी इसको लीगल टेंडर नहीं घोषित किया, राइट? लीगल टेंडर हमेशा सरकारें अपने हाथ में रखती हैं, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल की वजह से, ठीक है? और वो प्रिंसिपल है पैरेंट पैट्री, राइट? प्रिंसिपल ऑफ पैरेंट पैट्री। ये लीगल लॉ का एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल आज का नहीं है, ये बहुत जमाने से ही चला आ रहा है, सदियों पुराना प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि समाज के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, राइट? एक होते हैं ताकतवर और एक होते हैं जो
कम ताकतवर होते हैं, कम ताकतवर। ठीक है। तो जो कम ताकतवर होते हैं उनको उनके इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो सरकार होती है वो जो मोड ऑफ पेमेंट है, राइट, उसको, या मोड ऑफ पेमेंट है या और भी ऐसे जो तरीके जिससे जो समाज का जो वीकर सेक्शन है उसके साथ इनइक्वालिटी ना हो जाए, कहीं ये जो ताकतवर तबका है वो उस पर रूल ना करने लग जाए या उसको पीड़न ना करे या उसको हरास ना करे, तो वो कुछ चीजों को अपने हाथ में रखती है। उनमें से करेंसी एक ऐसी चीज है, राइट। मिसाल के तौर पे आपने पुराने जमाने में चले जाइए, ठीक है। पुराने जमाने में जो गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे, राइट, उसके ऊपर स्टैंप लगी होती थी। हाँ। तो वो स्टैंप इसलिए लगी होती थी कि ये गोल्ड कॉइन ऑफिशियल गोल्ड कॉइन है, इसका इस्तेमाल करिए। इसके अलावा कोई कॉइन लेके आएगा तो वो उसकी प्योरिटी की गारंटी नहीं है उस राजा की। राइट, राइट, राइट। तो अगर सपोज करिए 1 मिनट को सरकार करेंसी को लीगल टेंडर बोले कि यार कोई भी बना ले, इसका लीगल टेंडर का वो हटा ले टैग, और कोई अपनी करेंसी अपने छाप ले, तो क्या होगा? नकली करेंसी बनेगी। करेंसी, हर बंदा अपनी करेंसी छाप रहा होगा। चूरन की जैसे वो आती थी ना, वो वैसी करेंसी, वो मोनोपोली गेम में आता है एक नोट, राइट, उसको लोग एक दूसरे को उल्लू बनाएंगे। जो ताकतवर लोग होंगे, वो जो बेचारा लेस इन्फॉर्म्ड होगा, जो वीकर सेक्शन में लेस एजुकेटेड होगा, उसको कोई भी जाके उल्लू बना देगा, राइट, राइट। इसलिए ये जो लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि सरकार इसलिए उसको अपने कंट्रोल में रखती है करेंसीज को, ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसका उत्पीड़न ना हो सके। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल टेंडर, राइट, राइट, राइट। अब हम आ जाते हैं गोल्ड पे, ठीक है। गोल्ड जो है वो मोड ऑफ पेमेंट है, बट लीगल टेंडर नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए उधार, आपने मुझे वो फियाट में दिए, लीगल जो करेंसी है, राइट। मैं 1 साल बाद आप मुझे फोन करते हो, काशिफ यार वो 10,000 रुपए वापस कर यार। तो मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं यार 10,000 रुपए तो नहीं है, ये गोल्ड है यार, ये ले ले। ओके, तो आपके पास राइट है कि आप उस चीज को मना कर सकते हैं, क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। दो वैल्यू में उतना ही है, लेकिन आपके पास राइट है कि आप उसे मना कर सकते हैं, राइट, 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 क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट जरूर है, आप गोल्ड के बदले में मुझे शर्ट दे सकते हो, मोड ऑफ पेमेंट है, लीगल है, राइट, राइट, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। ओके, ओके। लेकिन अगर वही मैं 10,000 रुपए आपके पास वापस आता 1 महीने बाद, और मैं 10,000 रुपए आपको फियाट में दे रहा होता, तो आपके पास कोई राइट नहीं है उसे मना करने का कि नहीं मुझे ये वाले नहीं चाहिए। तो लीगल टेंडर की तो मेरी भी डेफिनेशन अभी क्लियर हो गई। मैं खुद कंफ्यूज था इसके अराउंड। तो मुझे लगता था कि लीगल टेंडर इज बेसिकली अ मोड ऑफ पेमेंट, कि मोड ऑफ पेमेंट बोलकर ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो दैट काइंड ऑफ क्लैरिफाइज इट रियली वेल। तो कोई कंट्री ग्लोबली हैज नॉट एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर। मतलब ही नहीं है, और ये होने भी नहीं वाला। राइट, राइट, क्योंकि बिटकॉइन को बना नहीं सकती, बिटकॉइन को माइन नहीं कर पाएगी, बिटकॉइन के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो उसको वो लीगल टेंडर कैसे घोषित कर देगी जिस चीज पे उसका कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन कोई भी कंट्री दुनिया के अंदर इसको एज अ मोड ऑफ पेमेंट कर देगी, क्योंकि मोड ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जैसे लाइक गोल्ड, राइट, 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 गोल्ड जैसे मोड ऑफ पेमेंट की तरह यूज सकते हैं। तो पार्ट 4 में हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लोर किया। एक था लीगल टेंडर स्टेटस के बारे में क्रिप्टो के अराउंड, क्या क्रिप्टो कभी लीगल टेंडर स्टेटस अटेन कर पाएगा इंडिया में या बाहर भी, और सिक्योरिटी एंड यूटिलिटी टोकन्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो हमें मिस्टर रजा ने काफ़ी सरलता से एक्सप्लेन किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस जब 2017 और 18 में एक बुल रन आया था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था।
तो ये टॉपिक है अराउंड आईसीओज। मिस्टर रजा आईसीओज के बारे में काफ़ी क्लियरली इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आईसीओज क्या होते हैं, सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स क्या होती है, क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, ये इन्होंने काफ़ी सरलता से एक्सप्लेन किया है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।